नमस्ते। हम वसंत और वर्षा इसे पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वसंत के बारे में देखा था। आज हम वर्षा के बारे में देखेंगे। इसे पद्माकर भट्ट जी ने लिखा है। तो जैसे आप सभी को पता है कि वसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो वह सबको समान रूप से अपनी खुशियाँ, बहारें, सुगंध देती है, लुटाती हैं। ये नहीं कि मैं झोपड़ी में कम डलूं, बारिश गिरेगी, या बंगलों में कम बारिश गिरेगी, या बंगलों में रहने वालों को अच्छी सुगंध आएगी, झोपड़ी में रहने वालों को दूसरी तरह की सुगंध आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वर्षा ऋतु का आनंद बंगलों में रहने वाले और झोपड़ियों में रहने वाले, छपरों में रहने वाले, घरों में रहने वालों को समान रूप से उसका आनंद मिलता है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, मलिक ना मंजुल मलिन मतवारे मिले, मंद मंद मारुद मुहि मनसा की है। अभी मलिन मतलब स्वामी, इसका अर्थ है स्वामी। मंजुल मतलब सुंदर, ठीक है, या कूप। मतवाले मतलब उन्माद, उन्मत्त, ठीक। मारुत मतलब पवन, मनसा मतलब इच्छा। मंद मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे। नदन मतलब स्वर करना या गर्जना करना, या बड़ी नदी। नदीन मतलब समुद्र, नदीन मतलब समुद्र, ठीक है। नागर मतलब चतुर। नव नवेलीन मतलब नई बहू, नववधु। नशा मतलब नशा। दौरत मतलब दौड़ती है। दरेर देत मतलब दौड़ते समय धक्का देना, दौड़ते समय धक्का देना, ठीक है। दादुर, दादुर किसको बोलते हैं? मेंढक को दादुर बोलते हैं। सु मतलब तरह, सु मतलब तरह। धुंधे मतलब युद्ध, धुंधे मतलब युद्ध। दीहे मतलब बड़ा, ठीक है। आगे देखेंगे, बदलनी बादलों की, बूंदनी बूंदों को देखकर। बूंदनी मतलब बूंदों को देखकर। फिर बाग मतलब बगीचा। बीलों की मतलब देखकर। बगलन मतलब बंगले। बलीन मतलब छप्पर। बाहर मतलब आनंद आना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कवि पद्माकर जी ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया है। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मलिन अर्थात स्वामी, भौरे सभी उन्मत्त हो उठते हैं। सबके मन में मंद मंद पवन के बहने की अभिलाषा होती है। और जिस प्रकार नदियाँ उन्मत्त होकर सागर से मिलने के
लिए चल पड़ती हैं, उसी प्रकार से जो नव वधुओं अर्थात उसी प्रकार से नव वधुओं की दृष्टि में भी नशा सा आ जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आपने सुना ना, मेंढक की आवाज आने लगती है टर टर करके। तो वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मेंढक धक्का मारते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ते हैं तथा दिशा दिशाओं में बिजली चमकने लगती है। बादलों की बूंदें देखकर बाघ खुश होते हैं तथा बंगलों और झोपड़ों में वर्षा की बहार आ जाती है। ठीक है, अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न देखेंगे, कविता में वर्णित इनसे प्रभावित क्षेत्र कौन से? वसंत ऋतु में क्या होता है, कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ता है वसंत ऋतु का? तो देखेंगे, नदियों के किनारे, कदम के पेड़ पर, कदम के वृक्ष, कछार, कुंज में, क्यारियों में और कलियों में, पराग में, वायु में, पान में, पीक में, पलाश में, द्वार में, दिशाएं में, देश में, दीप में, गलियों में, ब्रज में, नववधुओं में, लताओं में, वन में, बाग में वसंत ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है। अभी वर्षा ऋतु में कहाँ दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में स्वामी में, भौरों में, मंद मंद हवाओं में, नदी में, सागर में, चतुर नवेलियां में, मेंढक में, बिजली में, बादलों की बूंद, बगीचे, बंगले, झोपड़ी, इसमें वर्षा ऋतु का प्रभाव देखा जाता है। अभी प्रश्न देखेंगे आगे। ख, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पवन के लिए क्या लिखा है? मारुत। बारिश, वर्षा। मेंढक, दादूर। पत्ता, पान। ठीक है, अभी इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। द्वार में, दिशान में, धुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीप दिगंत है। तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे इसका अर्थ, लोगों के दरवाजों पर, विभिन्न दिशाओं में, हर देश में, पूरी दुनिया में तथा प्रत्येक दीपक के टिमटिमाने के कारण चारों दिशाएं प्रकाशमान हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे दूसरा, बदलिनी, बुंदनी, बिलोकी, बगुलात, बाग, बगलान, बलिन, बहार, वर्षा है। यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। इसमें वर्षा ऋतु में बगीचों में बादलों की बूंदों को देखकर हर्षित हो उठती है। जो बगीचे बादलों की बूंदों को देखकर हर्षित हो उठते हैं। समझ में आया? अभी ये देखेंगे, एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्दों की रचना कीजिए और उनके वाक्य तैयार कीजिए। तो एक ही वर्ण के शब्द, तो बहुत, बगीचा, ब्रज, बरसात। तो इन शब्दों में ब्रज की बीथियों तथा बगीचों में बरसात बहुत जोरों से होती है। ठीक है, तो एक ही वर्ण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।